प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वजीर आजम नवाज शरीफ की चीन में अहम मुलाकातें, चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, तहकीकात कर रहे हैं कि बरामदशुदा रकम कहां से और कैसे आई, स्कॉटलैंड यार्ड। मिस्री सदर की माजूली, हमारे हुक्मरानों के लिए सबक, इदारों पर तसल्लुत की बजाय आवाम की खिदमत करें। IMF से मुआहदा तय पा गया, बिजली पर सब्सिडी खत्म, बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 12 जुलाई को होगी, जनरल कयानी भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ चीन के 5 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। आज उनकी चीन के सदर से अहम मुलाकात हुई। वजीर आजम के साथ वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, जनाब एहसन इकबाल और तारिक फातमी भी हैं। चीन से दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। गवादर समेत चीन के ताउन से दर्जनों मंसूबों पर काम हो रहा है। चीनी सरमायाकार भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं और तवक्को है कि वजीर आजम के दौरे से मजीद सरमायाकार पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरमाया करने वाली चीनी कंपनियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बीजिंग से मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के ख़ुसूसी नुमाइंदे और एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब। जी वालेकुम सलाम सनी साहब। रऊफ़ साहब, आप बीजिंग में हैं, आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की। ये बताइए कि क्या सेंटिमेंट है, चाइनीज किस तरह पाकिस्तान को रिसीव कर रहे हैं, डेलीगेशन को वहां पर, और क्या पाकिस्तान जो हासिल करना चाहता है वो मिल जाएगा चाइना से? साहब, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा है कि पाकिस्तान को खासी से तवक्कुआत है इस विजिट से, और आप इसके ये दौरे की आप अहमियत इससे समझ रहे हैं कि यूजली तौर पर पाकिस्तान में जो भी हमने पिछले 2 डेकेड्स में देखे वजीर आजम बनते थे, वो पहली फ्लाइट हमेशा सऊदी अरेबिया कि वहाँ पे जाके जो भी बातचीत होनी होती थी, इमदाद लेनी होती थी या उम्रा वगैरह करते थे। तो ये पहला एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मियां साहब ने एक डिपार्चर किया फ्रॉम हिस्ट्री के वो आके यहाँ चाइना के दौरे पे आए हैं। और आज जब उनकी चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने उनको याद दिलाया कि 2010 में मैं जब पाकिस्तान में आया था तो आप उस वक्त अपोजिशन में थे, तो मेरी आपसे मुलाकातें हुई थी, तो मुझे आप मुझे अच्छे लगे थे, जो हमें यहाँ पे बताया कि उनके मीडिया टीम ने हमें बताया है। तो उसके जवाब में नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि मुझे भी आप लोग इसलिए अब ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जब पिछले दिन यहाँ पे चैनी प्रीमियर आए थे और मैं अभी वजीर आजम नहीं बना था तो भी उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आप सबसे पहले चाइना हैं, और मैंने चाइना का ही इंतखाब किया अपने सरकारी दौरे का, अपनी पाकिस्तान की तरफ से जो भी दरून मुल्क दौरा है वो मैं आपका कर रहा हूँ। सो आप कह सकते हैं प्लेजेंट्री यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सचेंज हुई है और यहाँ पे मूड माहौल तो वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन एक मियां साहब के लिए ये रूट एक शॉक हो सकता है मेरा ख्याल है, जब उनकी मुलाकातें हुई हैं यहाँ पे बिजनेस कंपनीज हैं उनके ओनर से हुई हैं, या यहाँ पे जो ये बैंक्स हैं, दूसरी कॉरपोरेशन हैं, उनके सरबराह हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान चाहता है कि वो आके इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्होंने आज खासी रिजर्वेशन का इजहार किया कि एक तरफ तो पाकिस्तान हमें इन्वाइट करता है कि आप आएँ और आप सरमायाकारी करें, दूसरी तरफ आपके सिक्योरिटी के हालात भी अच्छे नहीं हैं कि सरमायाकार हैं या उनके साथ जो लोग आना चाहते हैं उसमें इंजीनियर्स हैं या मैन पावर जो आएगी वहाँ पे, तो उनकी सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं। और इससे बड़ी शिकायत जो उन्होंने की है मियां नवाज शरीफ साहब की, जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक तरह की अकाउंटेबिलिटी है, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जितने भी चाइनीज वो इन्वेस्टर्स आते हैं या उनके लोग आते हैं तो वापसी पे वो आके ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि पाकिस्तान और चाइनीज आपस में MOU तो ये साइन कर लेते हैं, लेकिन MOU के बाद जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी वो हल्टर्स वो क्रिएट करती है, वो उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं। लिहाजा ये जो आपके इन्वेस्टमेंट के ट्रीटी हैं ये ज्यादातर उसमें रह जाते हैं, ये फाइलों की नजर हो जाते हैं। शायद मुमकिन है हो कि अगर से उन्होंने बरह रास्त बात तो चाइनीज ने नहीं की होगी, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो पिछले दिनों कुछ ये करप्शन के स्कैंडल्स आए थे जिसमें चाइनीज कंपनी भी शामिल थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 2-3 सुओ मोटो लेके बहुत सारी डील्स को स्क्रैप भी किया था। एक वो इशू इस वक्त दोनों मुल्कों में फिर भी चल रहे हैं, तो शायद उनके जहन में ये हो, जब वो ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो वो ये कहना चाह रहे होंगे कि आप जो MOU हमारे साथ साइन करते हैं, मुआहदे होते हैं, शायद अदालतों के जरिए स्क्रैप हो जाते हैं,
तो वो मेरा ख्याल है उन्होंने कंसर्न वो चाह रहे होंगे कि वो ना हो। अच्छा, ये रऊफ ये बयान फरमाइएगा कि एक सबसे बड़ी मदद जो पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त वो एनर्जी सेक्टर में है और चाइना भी इस हवाले से ताउन की पेशकश कर चुका है। ये बयान फरमाइएगा कि इस हवाले से कोई मुआहदा होने का इम्कान है, क्योंकि जो डेलीगेशन है मियाँ साहब का उसमें मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर शामिल नहीं है। जी समी, ये बड़ी हमारे यहाँ भी इस बात को बड़ा नोट किया जा रहा है। इंट्रीगिंग सी बात है कि ख्वाजा आसिफ जो है पानी और बिजली के वफाकी वजीर हैं, पहले कहा गया था कि शायद वो भी तशरीफ ले आएंगे और उनकी मौजूदगी में मुआहदे होंगे, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि शायद वो इस अमल में शामिल नहीं होंगे। अब इसकी हमें वजह नहीं बताएगी कि उनके पाकिस्तान में ज़रा इंपॉर्टेंट उनके गेम है, उनका चाइना आना कोई ज़रूरी नहीं था, या यहाँ पे जो वफाक के और लोग हैं वो उनके बिहाफ पे आके मनसूबों पर ये बातचीत करेंगे या उन पर दस्तखत करेंगे। ये बात जरूर है कि पाकिस्तान का 3-4 जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुत एक चाह रहा है, जिसमें एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, इसमें डिफेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा, जो ये कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस तो जरूर है कि टांट नहीं अब करते कि हुकूमत के खर्चे पे आते हैं सहाफ़ी, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर वो साथ ट्रैवल करें डेलीगेशन के तो इंटरेक्शन होगी जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो उन्हें मिलेगा। नाजरीन, अब आपको हम ले चलते हैं लंदन, दुनिया का दूसरा कोना। वहाँ पर भी पाकिस्तान के हवाले से कई अहम डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान की सियासत पर उनके बड़े असरात हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड और दूसरी जो तहकीकाती टीमें हैं उन्होंने कायदीन से इन्वेस्टिगेशन की है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो कैश रिकवर हुआ था छापों के दौरान वो कहाँ से आया, उसके क्या सोर्सेज थे। इस हवाले से हम बात करेंगे। अजहर जावेद हमारे नुमाइंदे लंदन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अजहर। जी वालेकुम सलाम समी साहब। अजहर, ये बयान फरमाइएगा कि ये तो बड़ा एक इंट्रीगिंग सा क्वेश्चन है जो किया जा रहा है कि ये रकम कहाँ से आई, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में तो गालबन कोई चंदे वंदे का हिसाब नहीं रखा जाता यहाँ पे। जी समी साहब, पाकिस्तान में नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ का हिसाब होता है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। यहाँ पर इवन आप बैंक में 2000 पाउंड जमा करवाने जाएं तो वो पहले आपसे पूछते हैं ये पैसे कहाँ से आए हैं और आप किस मकसद के लिए ये बैंक में जमा करवा रहे हैं, चाहे वो आपका अपना अकाउंट क्यों ना हो। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में जो बैंक रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं, लेकिन बरतानिया में बहुत ज़्यादा सख्ती है। इसी हवाले से जो रकम बरामद हुई है उसका पूछा जा रहा है MKM के जो रहनुमा है उनसे कि, और स्कॉटलैंड यार्ड ने इसको बाकायदा कंफर्म भी कर दिया कि जो 2 तलाशियां घरों की ली गई वहाँ से भी रकम मिली और गुज़िश्ता साल जो MKM के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट से छापा मारा गया था वहाँ से भी रकम मिली। तो ये एक उनको जो हमारी इतलात हैं, जो हमारे सोर्सेज कहते हैं कि इस सिलसिले में बाकायदा MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन को तलब किया गया था। उनसे पैडिंगटन ग्रीन स्टेशन जो लंदन का एक हाई सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 7 घंटे उनसे तफ्तीश हुई और उनसे इसी हवाले से पूछा गया कि जो ये रकम है ये कहाँ से आई, इसके सोर्सेज क्या हैं। अब हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक MKM को टाइम दिया गया है, वो इस दौरान प्रूफ करेंगे कि ये रकम जायज़ राय से आई थी, जायज़ तरीके से आई थी और इसमें कोई किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं है, इसमें कोई नाजायज राय से नहीं कमाए गए। अच्छा, तो अजहर ये बताएं कि ये कर रहे हैं। अजहर ये बताएं क्योंकि वक्त कम है कि ये जो रकम जो जिस तरह वहां पर पहुंची क्या वो भी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये बैंक्स के जरिए पहुंची, और अगर वो बैंक्स के जरिए नहीं पहुंची, कैश पहुंचाया गया हुंडी के जरिए, तो भी वो बरतानवी कवानीन उस पर फिर लागू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये मनी लॉन्ड्रिंग असल में बेसिकली है भी हुंडी का ही ज़्यादा हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा सख्ती है यहाँ पे। तो एक एक चीज़ का पूछा जाएगा कि एक एक पाउंड का पूछा जाएगा कि ये रकम कहाँ से किस तरह ट्रांसफ़र हुई, कहाँ से ट्रांसफ़र हुई, किस बैंक के ज़रिए आई या कौन शख्स लेके आया। जो यहाँ पर वैसे भी इंटरनेशनल ट्रैवल में एक मखसूस रकम से ज़्यादा आप यहाँ नहीं ला सकते। तो अगर कोई कहता है कि मैं कैश के ज़रिए लेके आया हूँ तो उससे भी पूछा जाएगा कि आपने ब्रिटिश पोर्ट्स कैसे क्रॉस की इतनी ज़्यादा रकम के साथ। तो ये एक बहुत संगीन मामला है जिसकी तैयारी MKM के वकील कर रहे हैं और उसको जवाब देना होगा। और हमारी इतलात के मुताबिक 17 जुलाई को दोबारा तलब किया गया है, तब तक ये जवाब तैयार किया जा रहा है। लेकिन हालात बहरहाल सख्त हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत सख्त है। यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड से ज्यादा सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया, जो कह रहे थे कि स्कॉटलैंड यार्ड से भी ज्यादा जो इंसदाद दहशतगर्दी की वहां पर एजेंसीज हैं वो इस बात की तहकीक कर रही हैं और ये जवाब देना होगा कि रुपया कहां से आया और किस तरह ट्रांसफर हुआ। नाजरीन, यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। मिस्री सदर की माजूली हमारे हुक्मरानों के लिए सबक, इदारों पर तसल्लुत की बजाय आवाम की खिदमत करें।
मिस्र में फौजी इंकलाब के बाद आईनी अदालत के चीफ जज अदली मंसूर ने अबूरी सदर का हलफ उठा लिया है, जबकि साबिक सदर मरसी के इक़्तिदार के खात्मे पर तहरीर स्क्वायर में भी बड़ा जश्न जारी है। कई शहरों से मुर्सी के हामी और मुखालिफिन में खूनी झड़पों की भी इतलात मिली है, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल फौज के कंट्रोल में नजर आ रही है। फौज ने नए सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान भी किया है, लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि तब ये तारीख दी जाएगी जब जो नए सदर हैं वो अपनी कैबिनेट केयर टेकर कैबिनेट बना लेंगे। साबिक सदर मुर्सी 1 साल कबल मुंतखब हुए थे, लेकिन उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि उन्होंने अवाम के मसाइल हल करने की बजाय मिस्र को मुंतशिर कर दिया, मिस्र में मुख्तलिफ धड़े बना दिए। उनके जो मुखालिफिन हैं उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने फ़ौज और अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनको कम करने की कोशिश की। ये सारी सूरत हाल क्या है और पूरी दुनिया को क्या इसका मैसेज जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुशाहिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम समी साहब, और आपके व्यूअर्स को, दुनिया टीवी के व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। ये जो मिस्र में आप देख रहे हैं कि हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि अब आज की दुनिया में अगर फ़ौज किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव करती है तो उसकी एक्सेप्टेंस की कोई गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन जो रिएक्शन अमेरिका और बरतानिया से आया उससे तो लग रहा है कि आज भी इस किस्म के वाक़यात की एक्सेप्टेंस की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि इसको तो पॉपुलर कू कहा जा रहा है। समी साहब, बात यह है कि शायद पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत ख़त्म कर दिया है, लेकिन बैन अल-अक़वामी सियासत में नजरिया ज़रूरत कायम है, और उसकी बेहतरीन अक्कासी आपने देख ली कि ना ओबामा ने ना बरतानिया ने इस कू को मजम्मत की है, ना उन्होंने कहा कि यह खिलाफ वर्जी है आइन की, और यह सॉफ्ट कू मुझे याद आ गया पाकिस्तान में 1993 में हुआ था वो जनरल वहीद काकड़ का सॉफ्ट कू, जिससे दोनों को निकाल दिया था और फिर ऐलान किया था इंतखाबात का। और तुर्की में भी हुआ था 1997 में, अरबाकान को निकाल दिया सॉफ्ट कू, और उनकी जगह उन्होंने नया बंदा ले आया और प्राइम मिनिस्टर को कह लिया। तो दौरे मेयार कायम है। आपको याद होगा समी साहब, आप खुद भी वाशिंगटन रहे हैं, कि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जून 2009 को होंडुरस में कू हुआ था तो इमदाद बंद कर दी गई थी। जब अभी हाल ही में पिछले साल माली में कू हुआ था अप्रैल 2012 में, इमदाद बंद कर दी गई थी। तो इस दफा उन्होंने वो दूसरे मेयार का इज़हार किया, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त सियासी तौर पर उनको फायदा है कि फौज के ज़ेरे निगरानी एक नई हुकूमत बने जो उनकी मंशा और मर्जी के मुताबिक हो। अच्छा मुशाहिद साहब, बाज़ जो तज्ज़िया निगार हैं वो जब मिस्र की सूरत हाल को देखते हैं तो उनका कहना है कि बड़े मिलते जुलते हालात हैं पाकिस्तान से। वहाँ पर भी सदर मुर्सी ने फ़ौज के जनरल्स को हटाया, फिर उसके बाद उन्होंने जो अदलिया है उसके इख्तियारात में कुछ कमी करने की भी कोशिश की, अवाम के मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से बड़ा ये आसान हो गया था उनके मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनको एक अवामी जोश एक जगह इकट्ठा करने में कामयाबी हुई। पाकिस्तान में भी यही है सूरत हाल इस वक्त। जो हुकूमत है हमारी सियासी हुकूमत, उसके आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाना, फिर अदलिया भी मौजूद है। आप समझते हैं कि कुछ इस किस्म के हालात पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते हैं? देखिए जी, 3 सबक है ये जो मुर्सी का वाकया हुआ है जो पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट है, उससे सबक सीखें। एक तो मुझे याद है अभी हाल ही में मार्च में, अभी 3-4 महीने डॉक्टर मुर्सी साहब पाकिस्तान आए थे, तो मैं सेनेटर इन वेटिंग, तो मैंने पूरा दिन गुजारा, और उनके साथ उनके फौजी सरबराह भी आए थे, जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी जो अब सुप्रीम कमांडर हैं उनकी फौज के। तो पहला लेसन ये है जनाब समी साहब कि ये ना समझें कि ये मेरा बंदा है कोई फौजी सरबराह। इन्होंने चुन के जनरल अब्दुल फतेह सीसी को लगाया, फील्ड मार्शल मोहम्मद हुसैन तंतावी जिनकी उम्र 75 ईयर्स थी उसको निकाला। तो उन्होंने कहा ये इनका खास बंदा है, इसका इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक है। जब फौजी सरबराह फौज का सरबराह बन जाता है तो वो किसी सियासतदान का, या चाहे वो सदर हो या वजीर आजम हो, वो बंदा नहीं होता। दूसरा सबक ये है कि आपने डिलीवर करना है, इशू है कारकर्दगी, इशू जमहूरियत का नहीं, इशू आर्टिकल 6 का नहीं है। आप देखेंगे तुर्की में क्यों नहीं हुआ, तुर्की में एर्दोगान ने डिलीवर किया है, तब्दीली लाई है इकोनॉमी में। मुर्सी साहब भी IMF के पास गए, IMF की सब्सिडीज काटी गरीबों की और यूटिलिटी बिल्स की, फूड प्राइसेस की। मुर्सी साहब ने भी लोड शेडिंग उनके दौर में थी, इकोनॉमिक हालात, अनएम्प्लॉयमेंट थी। और तीसरा जो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि ये हमारे माशरे जो हैं, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, मिस्र हो, ये डिवाइडेड हैं। इसमें मैंडेट भी मिक्स्ड मैंडेट होता है। मियाँ साहब को मैंडेट मिला है, 49% लोगों ने वोट दिया है। मुर्सी साहब को 51% ने वोट दिया था, एर्दोगान को 50% ने वोट दिया है। तो कोशिश होनी चाहिए हुक्मरानों की कि सबको साथ लेके चलें और कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ना करें।
लेकिन मुर्सी साहब को सजा मिल रही है मेरे ख्याल में, जो उन्होंने तब्दीली लाए थे इजराइल की पॉलिसी के ऊपर। इजराइल को उन्होंने गैस बंद की, इजराइल से उन्होंने अपना एम्बेसडर विड्रॉ किया, रफा क्रॉसिंग जो थी गाजा की, जो हमास को हेल्प करती थी, वो उन्होंने खोल दी, जो मुबारक ने रोकी हुई थी। तो वो अमेरिका उससे खुश नहीं था कि, और वैसे भी दौरे में आ रहे हैं, इधर तो इख्वानुल मुस्लिमीन को वो कंडेम करते हैं, लेकिन वही इख्वानुल मुस्लिमीन को सीरिया में अमेरिका भी और बरतानिया भी और मगरब भी सपोर्ट कर रहा है। मुशाहिद साहब, आपने ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही कि जो असल काम है सियासतदानों का वो लोगों की खिदमत और उनके हालात ज़िंदगी बेहतर बनाना है। अगर वो नहीं होगा, पॉपुलर सपोर्ट नहीं होगी, तो इस किस्म की तमाम कंस्पिरेसीज जो है उसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अगर आप हमारे यहाँ इस वक्त सियासत पर नज़र डालें तो अभी आज IMF से भी एग्रीमेंट हुआ, फिर इसके अलावा बजट भी आया। हमने देखा कि जो बोझ है वो आवाम पर डाल दिया गया है, बहुत ज़्यादा इस वक्त महंगाई भी हो गई है, कोई उसको चेक करने वाला नहीं है। तो इन हालात में हमारे सियासतदान, आपको नज़र नहीं आता कि डिस्क्रेडिट हो जाएंगे बहुत जल्दी, जिस तरह मिस्र में अहमद मुर्सी साहब हुए? देखिए, मुर्सी साहब को तो 1 साल लगा था, अभी तो इस हुकूमत को 1 महीना हुआ है। मुझे ज़्यादा ये अफसोस है और तशवीश भी है कि मियाँ साहब को मैंडेट भी मिला, लोगों ने वेलकम भी किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको आशीर्वाद भी दी सब ने, और सब ने कबूल भी किया, चाहे हिज़्ब इख्तलाफ हो, जितनी सियासी जमातें हों। लेकिन इन्होंने आगे की तरफ देखने के बजाय कि हम कैसे मौजूदा मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं जिनके लिए मैंडेट मिला था, दहशतगर्दी, तवानाई और मईशत, इन्होंने पीछे की तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये मुशर्रफ साहब का मुकदमा हो या जरदारी साहब के केसेस खोलने के लिए ये गलत काम किया है। दे आर लुकिंग बैकवर्ड्स, और इनको चाहिए था मंडेला मॉडल से सीखते। क्या है? रिकंसिलिएशन। दूसरा रास्ता है रिवेंज। आप रिवेंज की तरफ जाएंगे तो मुल्क तकसीम होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगी, और आपकी तवानाई और तवज्जो माजी की जो 90 की दहाई की लड़ाइयां हैं उसमें ये फंस जाएंगे, तो ये और मसाइल बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि अभी भी उनको मौका है कि इस्लाह कर लें, क्योंकि अब लोगों के पास हनीमून नहीं है। आप अमेरिका में रहे हैं, आप जानते हैं वो कहते हैं 90 डे हनीमून होता है। पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कोई हनीमून नहीं होता। डे 1 से यू आर हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, एक इस पे कमेंट फरमाइएगा। कुछ टेंडेंसी हमें ये नज़र आ रही है पॉलिटिशियंस की, वो चाहते हैं कि हर चीज़ पर वो ड्राइविंग सीट में हो, होना भी ये चाहिए, लेकिन जो एक पुराना कल्चर है उसको आप फौरी तौर पर तो ख़त्म नहीं कर सकते। जो गुफ्तगू प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी होती है उसमें ये बावर कराया जाता है कि जी अब जो फोर्सेस हैं वो भी इतनी ताकतवर नहीं है, दुनिया के हालात ऐसे हैं जी, मार्शल नहीं लगाया जा सकता। और मिस्र के बारे में भी यही सोचा जा रहा था कि दुनिया इसको कबूल नहीं करेगी, वहां पर तो कबूल हो गया। तो क्या ये इसमें भी हमारे सियासतदानों के लिए सबक नहीं है? ये देखिए जी, गलत फहमी है। आर्टिकल 6 जो है, जो 1973 में आपके आइन में आया था, वो 2 मार्शल तो नहीं रोक सका ना, 1977 का और 1999 का। तो ये आर्टिकल 6 नहीं होता, ये होती है आपकी कारकर्दगी, आपकी क्यादत, लीडरशिप दें आइडियाज, इश्यूज, इनिशिएटिव्स पर लोगों को। और इसमें ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि हमने फौज पर कब्जा करना है या ISI को कंट्रोल करना है, वो इशू नहीं। आप परफॉर्म करें, आप डिलीवर करें, और आगे लेके देखें। और ये ना कोशिश हो कि मैं अपना बंदा इंस्टॉल करें। और वैसे भी मैं समझता बोझ बहुत बढ़ गया है गवर्नमेंट में भी। मुझे नजर आ रहा है कि मैं इस्लामाबाद में हूं, कि मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, लेकिन लगता है गवर्नमेंट का ज्यादा लुक लाहौरी लुक है कि उधर से बंदे इंपोर्ट किए जा रहे हैं कि जी अब इस्लामाबाद में कब्जा किया जाए, बंदे इंस्टॉल किए जाए। और मियां साहब भी देखे ना, प्राइम मिनिस्टर का फुल टाइम जॉब है। अब वो वी हैव अ पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर, वी हैव अ पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर। तो ये इतना बड़ा बोझ फिर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे संभालेंगे? तो मेरे ख्याल में इसका तरीका है सबको साथ लेके चलें, अपनी टीम को अच्छी टीम बनाएं, और टीम को फिर डेलीकेट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जिम्मेदार बनाएं, मांगे और बयान कम दें। और एक और मशवरा दूंगा कि कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करें। मुझे खुशी हुई कि मैंने चीन में देखा कि मियां साहब ने महीने में पहली दफा उन्होंने मुस्कुराहट आई थोड़ी सी उनकी। अच्छी बात है, मुस्कुराहट से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, चर्चिल था, दूसरी जंग अजीम में दबाव था, हिटलर उनके सर पर खड़ा था, लेकिन वो वी फॉर विक्ट्री सिगार पी रहा होता था और स्माइल करता था, और उससे हिम्मत और हौसला मिलता था अपने अवाम को। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कह रहे थे कि मिस्र में जो सदर मोहम्मद मुर्सी के साथ हुआ उसमें एक सबक है हमारे सियासतदानों के लिए कि परफॉर्मेंस, अवाम की खिदमत। अगर आप अवाम के साथ किए हुए वादे पूरे करेंगे तो आपके इक़्तिदार को कोई हटा नहीं सकेगा, और अगर सिर्फ गुफ्तगू की और इदारों पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो शायद कोशिश इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। IMF से मुआहदा तय पा गया, बिजली पर सब्सिडी खत्म, बोझ अवाम पर ही पड़ेगा।
IMF और पाकिस्तान के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात के बाद मुआहदा हो गया है। IMF पाकिस्तान को 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा देगा। पहले कहा जा रहा था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन अब IMF से कर्जा लिया जा रहा है। ये कर्जा 3% शरह सूद पर लिया जाएगा। मुआहदे के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और IMF के हुकाम की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसहाक डार साहब के मुताबिक ये जो प्रोग्राम IMF से लिया जा रहा है ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों के मुताबिक है। IMF के साथ 3 साल का मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत हुकूमती इदारों की तंजीमें नौ की जाएगी, खसारे में चलने वाले इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा, टैक्स मरात के तमाम SROs ख़त्म किए जाएंगे और जेफरी फ्रैंक के मुताबिक मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। IMF की शर्त पर बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है और आइंदा 3 साल में सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई गई है। IMF टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए भी दबाव डाल रहा है। ये सारी सूरत हाल हमें कहाँ लेके जाएगी, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बिलाखिर मुआहदा तय पा गया, IMF देगा पाकिस्तान को पैसे, लेकिन बिजली की सब्सिडी ख़त्म की जाएगी तो बोझ जो है वो तो फिर गरीब आदमी पर पड़ गया। और फिर ये जो बात थी कि कशकोल तोड़ देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, वो भी होगी। और अब तो ये कहा जा रहा है कि ये जो मुआहदा है IMF से कर्जा लेने का, ये तो मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो के मुताबिक है। देखिए, तमाम बातें जो आपने बताई इसमें मैं तो बहुत परेशान हूँ। उसकी वजह नंबर 1 तो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है कि ये जो शराइत पाकिस्तान ने तस्लीम की हैं ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के मुताबिक ज़रूर होंगी, मगर इंतखाबी मंशूर से मुतसादिम है। तो क्या हम ये समझें कि मुस्लिम लीग ने जो मंशूर दिया था और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं वो आपस में मुतसादिम हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। इसलिए कि मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग के मंशूर पर अमल किया जाता तो ना GST बढ़ाने की ज़रूरत थी, ना बिजली के नर्ख बढ़ाने की ज़रूरत थी और ना IMF ये मुतालबा करता। IMF को मुतालबा करने का जवाज़ ही नहीं था, इसलिए कि वो तो बजट खसारे को कंट्रोल करना चाहता है। ये सारा जो कुछ खेल हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको मैं मिस्टीरियस कहता हूँ। मिस्टीरियस इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहले बजट बनाया गया जिसमें IMF की शराइत के तहत GST जो है बढ़ा दिया गया, लेकिन बजट तकरीर में आप देखिए कि इसहाक डार साहब ने ये कहा कि सूबे 23 बिलियन 23 अरब रुपए का सरप्लस बजट देंगे, लेकिन सूबों ने जिसमें पंजाब भी शामिल था खसारे का बजट पेश कर दिया। तो क्या पंजाब में हुकूमत में और सिंध में और जो सेंटर में तो वो नहीं था कोऑर्डिनेशन? क्या कोई मीटिंग नहीं हो सकती थी इनकी? तो सूबों ने सरप्लस बजट पेश किया और मरकज़ ने डेफिसिट बजट दिया। मरकज़ ने कहा था वो 23 अरब देंगे, तो ये 80 अरब रुपए का फ़र्क पड़ गया। तो IMF ने कहा जी ये बजट खसारे का हदफ तो हासिल नहीं होगा, तो आवाम पर आप फिर मज़ीद टैक्सों का बोझ डाल दें, जिसकी वजह से दूसरी शराइत बिजली। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत जो है इस वक्त वो काम कर रही है कि IMF जो प्रॉफिट लेना चाहता है पाकिस्तान के अवाम की जेबों से वो निकलवा के उसको दिया जा रहा है, लेकिन ये काम तो हुकूमत का पाकिस्तान के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो तो नज़र नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपसे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को उन्होंने गिरवी रख दिया है, इसलिए कि अगले साल का बजट और उससे अगले साल का बजट जो है वो भी IMF की शराइत के मुताबिक बनाया जाएगा और वो मॉनिटर करते रहेंगे 3 साल तक। तो बुनियादी चीज़ तो ये है कि आपने अपनी कौन सी शर्त मंजूर की है और IMF की कौन सी शर्त जो है नहीं मानी। तो अगर आपने अवाम को निचोड़ा है तो पहला सवाल तो आप ये बताइए कि आपने सरप्लस बजट का कहा था, सूबों ने क्यों नहीं किया? उसमें अगर आपका मंशूर देखें उसमें वाज़े तौर पर लिखा है हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जाएगा। ना मरकज़ ने लगाया, ना पंजाब ने लगाया, ना सिंध ने लगाया, ना खैबर पख्तूनख्वा ने लगाया, हालांकि उनके मंशूर में भी लिखा है कि हर किस्म की आमदनी पर किया जाएगा। मगर मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि अगले 5 साल तक मैं आज आपको रिकॉर्ड पर बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग टैक्सों के मंशूर पर अगले 5 साल में भी अमल नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि अभी एक रिपोर्ट आई है, आपने पढ़ी होगी, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान का है, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अगर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लग जाए तो 2600 अरब रुपया मजीद आएगा टैक्सों में, यानी 2600 अरब के बजाय 5200 आ जाएगा। तो अगर 5200 अरब आपके पास आ जाता है तो फिर तो बजट खसारा ख़त्म हो जाता है। बजट खसारा आपका 1700 अरब रुपया है, और अगर बजट खसारा नहीं होता
तो फिर IMF आपसे कैसे कहता कि आप बिजली के नर्ख बढ़ाएं, क्योंकि तो बजट खसारे पर। इसका मतलब ये हुकूमत ने ये सौदा किया कि मंशूर को पस्ते पुश डाला, क्योंकि उनके अपने मेम्बरान और दूसरी सियासी पार्टियां मसलन पीपल्स पार्टी और PTI कम से कम इनमें इत्तेहाद है इस मसले पर कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा के ताकतवर तबकों से पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे, और उसका जो बोझ है 19 करोड़ अवाम पर डाला जाएगा और पाकिस्तान की मईशत पर डाला जाएगा। जब आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, जिससे जो है वो आपका मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, बरामदात मुतासर होंगी और लोगों को रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि ये हुकूमत हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएगी, क्योंकि जो इस वक्त वेल्थी तबका है, जो बाअसर लोग हैं, वो कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये तमाम सियासी जमातों का इस नुक्ते पर इत्तफाक है कि बाअसर और बड़े लोगों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा और जो सारे का सारा बोझ है वो गरीब आवाम पर डाला जाएगा। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 12 जुलाई को होगी। जनरल क्यानी भी शिरकत करेंगे। मुल्क में तसलसल से होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात ने पूरी हुकूमत को हिलाकर रखा हुआ है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने अब 12 जुलाई को पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के सरबराहों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी को भी शिरकत की दावत दी गई है ताकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक कौमी हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। माजी में भी कौमी इशूज़ पर कई APCs हुई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी 30 सितंबर 2011 में एक APC बुलाई थी, जिसमें 13 नुकात पर इत्तफाक हुआ था। नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त APC में मौजूद थे, उन्होंने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने खारजा और दिफाई पॉलिसी अपने कंट्रोल में रखी है। अब नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म हैं, दिफा और खारजा अमूर भी उन्होंने अपने पास ही रखे हैं। देखना यह है कि अब इस वक्त वो क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ रशीद साहब, बयान फरमाइएगा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का 12 तारीख को आपने ऐलान किया है। इलेक्शन में और उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जानिब से ये बताया गया, कहा गया कि बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो मुज़ाकरात की है। तो इस हवाले से आप अपनी पॉलिसी बनाएंगे, बयान फरमाइएगा और क्या तरजीहात होंगी आपकी? हम ये भी कहते रहे हैं कि बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो मुत्तफ़िका लाहे अमल होगा जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम की तायद हासिल होगी, जिसकी ओनरशिप पाकिस्तान की पूरी कौम के हाथ में होगी, वो बेहतरीन हिकमत अमली होगी। और इसी फ़लसफ़े के पेश नज़र और इसी अपने वादे के पेश नज़र जो हमने पाकिस्तान के अवाम से किया था, हमने तमाम मुंतखब सियासी जमातों के सरबराहों का इजलास बुलाया है ताकि उनकी मुत्तफ़िका राय से एक ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया जा सके जिससे पाकिस्तान को जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे पाकिस्तान की निजात हासिल हो और पाकिस्तान एक पुरअमन और महफूज मुल्क बन जाए, ताकि फिर एक पुरअमन और महफूज मुल्क में और माहौल में पाकिस्तान की जो इक्तसादी तरक्की का अधूरा एजेंडा है, जिसमें लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना, गुर्बत दूर करना, जहालत को दूर करना शामिल हैं, उस अधूरे एजेंडे की तकमील के लिए कदम आगे बढ़ाए जा सकें। ये आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि पीपल्स मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में भी यही बात है और नवाज शरीफ साहब भी ये बार बार कह चुके हैं कि जो उनका सबसे कीमती सरमाया वो पाकिस्तान के अवाम है। लेकिन परवेज़ रशीद साहब, इस वक्त जो एक माह के बाद जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक जो भी हुकूमत ने फ़ैसला किया है उसमें किसी भी फ़ैसले में अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। देखिए, हमने तो अवाम के फ़ैसलों को इस हद तक तस्लीम किया है कि हमने अवाम ने जिनको हुकूमतें देने की सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया, दी नहीं थी। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने हुकूमत नहीं थी दी किसी को, क्योंकि कोई भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं थी। लेकिन अवाम का इरादा नज़र आया कि PTI को देना चाहते हैं हुकूमत वो खैबर पख्तूनख्वा में। वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी PTI, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी।
तो हमने तो अवाम के फैसले के सामने हम खैबर पख्तूनख्वा में झुक गए। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी कोई सिंगल मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि अगर तादाद के लिहाज से देखा जाए तो हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी बलूचिस्तान में। लेकिन जो ख्वाहिश नज़र आई वो ये थी कि बलोच नेशनलिस्ट जो हैं उनकी हुकूमत होनी चाहिए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है वो बलूचिस्तान के पश्तूनों की नुमाइंदगी करती है, उनकी हुकूमत होनी चाहिए। तो वहाँ भी हम अवाम की ख्वाहिश के सामने झुक गए। तो दो सूबों की हुकूमतें हमने अवाम की ख्वाहिश के पेश नज़र अपने कदम पीछे बढ़ाए और दूसरी सियासी जमातों को दे दी। इससे ज़्यादा अवाम की ख्वाहिश का एहतराम क्या हो सकता है। और फिर एक और बात सुनिए, 503 अरब रुपए का कर्जा है पाकिस्तान की बिजली कंपनियों का जो हुकूमत पाकिस्तान ने देना था। हमने अपनी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ाई, अपने लिए मराद तो नहीं ली, अपने अखराजात में 30% कमी की और 503 अरब का कर्जा जो था उसमें से तकरीबन 325 अरब हमने इस 15-16 दिनों में अदा कर दिए और बाकी हम अगले 15-16 दिनों में अदा कर देंगे। क्यों? ताकि अवाम को बिजली की लोड शेडिंग की अजियत में कमी की जा सके। जहां पे वो 17-18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार हैं उसमें कोई 2-4 घंटे की कमी आ सके। क्या ये अवाम के फैसलों का एहतराम नहीं है? हमने ये सारे काम किए हैं। आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपने जो दूसरे दो सूबों में हुकूमतें बनवाई हैं वो अवाम के ही उनके मैंडेट के पेश नज़र बनवाई हैं। लेकिन परवेज़ रशीद साहब, जैसे आपने खुद फरमाया कि इतना सर्कुलर डेट आपने अदा भी कर दिया लेकिन फिर भी लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं हुई। लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जो आप बोझ है, जो सख्त फैसला है वो बड़ी कॉरपोरेशंस पर डालेंगे, लेकिन हमने देखा कि बजट में जो बड़ी कॉरपोरेशंस थी उनका जो टैक्स था उसमें तो 1% कमी की गई, लेकिन आम आदमी पर GST की मद में टैक्स लगा दिया गया। तो एक जो आम आदमी का मसला उसकी जेब का, बेरोजगारी का, महंगाई का है, उसमें तो कमी नहीं हुई। देखिए, जब तक मुल्क में रोजगार के मौके नहीं बढ़ेंगे इन मसाइल से नहीं निपटा जा सकता। और रोजगार के मौके कैसे बढ़ेंगे? रोजगार के मौके इस तरह से नहीं बढ़ सकते हैं। रोजगार के मौके को बढ़ाने का यही तरीका है कि पहले तो आप तवानाई का बहरान ख़त्म करें। मुल्क में बिजली होगी तो सन्नत चलेगी। हमारे कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने इन 30 दिनों में सबसे ज़्यादा अगर तवज्जो दी तो बिजली के बहरान के लिए, जिसके दो पहलू हैं कि एक तो लोड शेडिंग जितनी कम की जा सकती है मरहलावार उसको कम किया जाए, और दूसरा पाकिस्तान में जो महंगी बिजली बनाने की रिवाज पड़ चुका है और इख्तियार कर चुके हैं हम तरीक़ाकार, उसके बजाय हम सस्ती बिजली बनाने की तरफ कदम बढ़ाएं। उसकी तरफ भी हमने पेशरफ्त शुरू की है। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ वो मंसूबे भी अमल में आ जाएंगे। तो फिर जब वाफर बिजली होगी पाकिस्तान में और सस्ती बिजली होगी तो ज़्यादा कारखाने लगेंगे, ज़्यादा कारखाने लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो जिन चीज़ों की तरफ महंगाई और दूसरी चीज़ों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनमें कमी आएगी। हम अपने इस एजेंडे पर कारबंद हैं। और देखिए, ये काम हमने पाकिस्तान के लोगों को 2 दफ़ा करके दिखाया है। 91 to 93 हमने इस काम को किया था, 97 to 99 भी इस काम को हमने किया था। वो सिर्फ 2 साल थे। उस मुख्तसर अरसे में भी हमने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की को फास्ट ट्रैक पे डाला था, क्योंकि हम तो आदी हैं इसी तरह दौड़ो जिस तरह मोटरवे पे गाड़ी दौड़ती है। तो अभी भी हम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की को फास्ट ट्रैक पे डालने के लिए हिकमत अमली इख्तियार की हुई है और इंशाअल्लाह ताला हम उस पर चलेंगे। अच्छा, ये परवेज़ रशीद साहब, मैं दोबारा इस पर आता हूँ। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे माजी में भी हुई इस तरह की और बड़ी उसमें रेजोल्यूशंस भी हुई, डिसीजन भी हुए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। आप ये बयान फरमाइए कि आप इस पोजीशन में समझते हैं सियासी तौर पर होंगे कि इस पर अमल दरामद हो, क्योंकि हमने ये देखा है आपकी हुकूमत ड्रोन हमलों के मुखालिफ बात कर रही है। जब से आपकी गवर्नमेंट आई है 3 ड्रोन हमले हो चुके हैं और बिल्कुल माजी की तरह वही हुआ है कि सिर्फ एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया है। हमें कुछ इस हवाले से कुछ ज़्यादा कामयाबी नज़र नहीं आई। देखिए, अगर माजी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल नहीं हुआ तो उसका जवाब तो आपको उन्हीं से लेना चाहिए जिन्होंने फैसलों पर अमल नहीं किया। मैं अब माजी के किस्सों पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, आप जाने और माजी वाले जाने। जहाँ तक हमारी हुकूमत का तल्लुक़ है, हम तो पहली कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इसके फ़ैसलों पर इसके एक एक लफ्ज़ की स्पिरिट के मुताबिक अमल किया जाएगा। हमारे लिए ये एक इंतहाई संजीदा मामला है और जैसा कि पाकिस्तान में तमाम लोग जानते हैं कि हमारा अपना एक इकनॉमिक एजेंडा है
और हम उस इकनॉमिक एजेंडे की तकमील के लिए कई मरहले जो हैं हमने उसको अबूर किए हैं। 15-16 साल की जो स्ट्रगल थी वो भी इसी काम के लिए थी कि इस इकनॉमिक एजेंडे की तकमील करनी है। लिहाजा हमें तो जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, खा वो नेशनल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार अदारे हों, पाकिस्तान की जुडिशरी हो, पाकिस्तान का मीडिया हो या पाकिस्तान की सियासी जमातें हों, सब की नज़र इस चीज़ पर है और सब अपना अपना किरदार भी अदा करने को तैयार है। तो इतनी बड़ी हमायत जिस एजेंडे को होगी उसकी कामयाबी में कोई दूसरा रुकावट नहीं बन सकता। इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, जो कह रहे थे कि इस दफ़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो बात भी तय होगी एक एक नुक्ते पर अमल होगा, क्योंकि यही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।